सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अवलोकन संबंधी विषय व्याख्यान माला में आज जिस विषय को मैंने चुना है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जो समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक अनुसंधान से जुड़े हुए हैं या विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से जुड़े हुए हैं। जैसा हम अभी तक जान चुके हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के अंतर्गत घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। पहले घटनाओं के कारणों को ज्ञात किया जाता है, आखिर एक घटना किन किन कारणों से हुई है। उसके बाद उस घटना के विभिन्न जो प्रभाव हैं, जो कार्य हैं, जो परिणाम हैं कि लोगों को वो घटना किस किस प्रकार से प्रभावित कर रही है या उसने किस प्रकार से प्रभावित किया है, इसका अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ साथ कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है और उसके बाद अवधारणाओं का विकास किया जाता है और सिद्धांत निर्माण किए जाते हैं। सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके लिए पहले से ही कुछ चरण निर्धारित हैं और प्रत्येक वैज्ञानिक से ये अपेक्षा की जाती है कि वह उन चरणों का अक्षरशः पालन करे, कड़ाई से पालन करे। उन्हीं में से एक चरण है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी विचारक हैं, चाहे वो समाजशास्त्री विचारक हों या मानवशास्त्री हों या किसी अन्य सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए विचारक हों, सभी विचारक अवलोकन को स्वीकार करते हैं, अवलोकन के महत्व को स्वीकार करते हैं। और महत्व को स्वीकार करने का प्रमुख कारण यह है कि इसके अंतर्गत अनुसंधान करता स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाता है। जो अध्ययन की इकाइयां हैं, सूचनादाता हैं, उनके सामूहिक व्यवहार को स्वयं अपनी आंखों से देखता है, अपने नेत्रों से देखता है या उनके व्यवहार को समझने के लिए अपनी अन्य इंद्रियों का प्रयोग करता है। और इस प्रकार वह अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ता है। तो आज हम इस व्याख्यान में समझेंगे कि अवलोकन पद्धति की क्या प्रक्रिया है, इसके लिए अनुसंधानकर्ता को क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम एक बार पुनः अनुसंधान का जो अर्थ है वो हम समझ लें। अवलोकन से आशय है आंखों से देखना, नेत्रों से देखना। और जब हम इस शब्द अवलोकन, ऑब्जर्वेशन का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत करते हैं तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि समाज वैज्ञानिक द्वारा घटित होने वाली घटना या अध्ययन की जाने वाली घटना को, उसके कारणों को, उसके प्रभावों को अपने नेत्रों से देखना। इस प्रकार अवलोकन वह प्रणाली है जहां अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखता है और जानकारी प्राप्त करता है जिनका वो अध्ययन करता है। तो एक बार पुनः इसमें स्पष्ट है कि अवलोकन प्रणाली एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसमें कि अवलोकनकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से, फिजिकली घटना स्थल पर उपस्थित होता है। वह उस टारगेट ग्रुप के
मध्य उपस्थित रहता है जिसका उसे अध्ययन करना है, या उस समूह के आसपास अपने आप को अवस्थित करता है, ऐसे स्थान पर जहां बैठकर के वह आसानी से टारगेट ग्रुप के मेंबर्स के सामूहिक व्यवहार का अवलोकन कर सके, देख सके। तो अवलोकन में अवलोकनकर्ता की समझदारी, उसकी अंतर्दृष्टि, उसकी बाह्य दृष्टि, इन सब का विशेष महत्व होता है। अवलोकन पद्धति का प्रयोग ऐसा नहीं है कि नवीन है, ये बहुत प्राचीन काल से, अति प्राचीन काल से ये चला रहा है। अगर हम अनुसंधान के इतिहास पर दृष्टिपात करें, अगर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अवलोकन पद्धति क्या अभी शुरू हुई है या कि पहले से चली आ रही है, तो ये पता लगाने में कोई समय नहीं लगेगा कि अवलोकन पद्धति का प्रयोग लंबे समय से विभिन्न प्रकार की घटनाओं के अध्ययन के लिए किया जाता रहा है। और यही कारण है कि मोजर ने अनुसंधान पद्धति को वैज्ञानिक शोध की शास्त्रीय पद्धति कहा है। वो उसे ऐसे क्लासिकल मेथड कह के पुकारते हैं। और क्लासिकल मेथड इसलिए क्योंकि इसका प्रयोग नवीन नहीं है, बल्कि अति प्राचीन काल से इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए होता रहा है, हो रहा है, और उम्मीद है कि आगे भी इसका अध्ययन, इसका प्रयोग होता रहेगा। जहोडा और कुक ने भी इसके महत्व को स्वीकार किया है और उन्होंने इसके बारे में कहा है कि अवलोकन केवल दैनिक जीवन की ही अत्यधिक व्यापक क्रिया मात्र नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक जांच का भी एक प्राथमिक यंत्र है। वो उसे प्राइमरी टूल कह के पुकारते हैं। प्राइमरी टूल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी कि अगर हम किसी घटना का एक वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए अवलोकन एक प्राइमरी टूल, प्राइमरी टेक्निक का कार्य करती है, क्योंकि इसके द्वारा हमको प्राथमिक तथ्य प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अवलोकन की क्या प्रक्रिया है। सुनने में यह लगता है कि अवलोकन करना बड़ा आसान है, केवल आंखों से चीजों को देखना है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं या शोधार्थी समझते हैं। अवलोकन की भी एक निश्चित प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, इसके भी कुछ चरण हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे अनुसंधान में वैज्ञानिकता कूट कूट के भरी हुई हो, परिणाम विश्वसनीय हो, घटना का हम क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करें, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि अवलोकन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को अपनाया जाए और उसके आधार पर ही घटना का अध्ययन किया जाए। जैसे सबसे पहला चरण है इसका मैंने शीर्षक दिया है प्रारंभिक आवश्यकताएं, या जो प्रारंभ में किस प्रकार से अवलोकन किया जाता है, किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। अवलोकनकर्ता को सबसे पहले अवलोकन की रूपरेखा बनानी पड़ती है, क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना प्लान किए हुए चीजें बिगड़ जाती हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि अवलोकन हमारा सही दिशा में हो, जिन उद्देश्यों को लेकर के हम काम कर रहे हैं वो उद्देश्य हमको प्राप्त हों, तो उसके लिए पहली चीज ये कि अनुसंधानकर्ता को अवलोकन की एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए और उसे ये निश्चित कर लेना चाहिए कि
उसे किसका अवलोकन करना है। किसका से तात्पर्य है कि किस टारगेट ग्रुप का अवलोकन करना है, अध्ययन क्षेत्र कौन सा है, अध्ययन क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग हैं, उनमें भी किस समूह को उसने अपने अध्ययन के लिए चुना है। तो ये उसे स्पष्ट कर लेना चाहिए अवलोकन करने से पहले कि उसका टारगेट ग्रुप क्या है, किन लोगों का उसे अवलोकन करना है, कितने लोगों का अवलोकन करना है। फिर यह भी निश्चित करना चाहिए कि तथ्यों का आलेखन कैसे करना है, तथ्य किस प्रकार लिखे जाने हैं, जो सूचनाएं हैं उनको वो किस प्रकार लिखेगा। अवलोकन का कौन सा प्रकार उपयुक्त होगा। जैसा हम जानते हैं कि अवलोकन के 3 प्रकार हैं, सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में टारगेट ग्रुप के बीच में उस ग्रुप के सदस्यों की भांति ही रहना पड़ता है। अध्ययन के दौरान उनकी संस्कृति को ही उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है, उन्हीं के जैसा पहनावा, उन्हीं की जैसी भाषा। और जब वो इस प्रकार उनकी संस्कृति को आत्मसात करते हुए, उनकी संस्कृति को जीते हुए उनके बीच में रहता है, तो वह उसी सदस्य का सदस्य लगने लगता है, उसी समूह का सदस्य लगने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि उस दौरान सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं और टारगेट ग्रुप के सदस्य की भांति ही वो समूह के साथ पूरी तरह से मिल जाता है, घुल मिल जाता है। और जब वो घुल मिल जाता है तो अनौपचारिक तरीके से वो उस समूह के सामूहिक व्यवहार के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर लेता है। तो ये आपका ये सहभागी अवलोकन है। अर्ध सहभागी अवलोकन में पूर्णकालिक अवलोकन नहीं है बल्कि अंशकालिक है। कुछ समय अर्थात विशेष अवसरों पर अनुसंधानकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में जाना पड़ता है और जो सूचना की इकाइयां हैं उनसे संपर्क स्थापित करना पड़ता है और इस प्रकार तथ्य संकलित करने पड़ते हैं। असहभागी अवलोकन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं है अनुसंधानकर्ता की। इस असहभागी अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में टारगेट ग्रुप में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होता, बल्कि किसी ऐसे स्थान पर अपने आप को स्थापित करके वह समूह का अवलोकन करता है जहां से उसे टारगेट ग्रुप के सदस्यों के बारे में सब कुछ दिखाई पड़ता रहे। यह भी निश्चित करना है उसको। और अगली चीज कि अवलोकनकर्ता व अवलोकित के मध्य संबंध किस प्रकार स्थापित किया जाना है, कि जो अनुसंधान करता है वो उन लोगों के साथ संबंध किस प्रकार स्थापित करेगा, किस किस तरीके को अपनाएगा जिनका उसे अध्ययन करना है, जिनसे उसे जानकारियां प्राप्त करनी है। तो ये सारी चीजें, इन सब की रूपरेखा इस प्रक्रिया का पहला चरण है। अवलोकन की दूसरी प्रक्रिया, दूसरे चरण के रूप में हम पूर्व जानकारी प्राप्त करना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि उसे अवलोकन करने से पहले अध्ययन क्षेत्र के बारे में, सूचनादाताओं के बारे में बहुत सी पूर्व जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए और करनी पड़ती हैं। अब पूर्व जानकारियां में जो सम्मिलित है, एक तो ये कि अध्ययन क्षेत्र की इकाइयों के संबंध में जानकारी, कि अध्ययन क्षेत्र में कितनी इकाइयां हैं, कितनी पॉपुलेशन है, उनमें से कितने लोगों का उसे अध्ययन करना है, ये जानकारी उसे करनी पड़ती है। क्योंकि जब तक उन लोगों के बारे में जानकारी
नहीं होगी, पूर्व जानकारी नहीं होगी, तो अवलोकन सफल होने की संभावना कम बन जाती है। तो यदि एक अनुसंधानकर्ता ये चाहता है कि उसका अवलोकन सफल हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो अवलोकन करने से पूर्व अध्ययन क्षेत्र की इकाइयों के बारे में पर्याप्त जानकारी कर ले। साथ ही वो ये भी जानकारी करे कि अध्ययन समूह की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। जैसे जिन लोगों का उसे अवलोकन करना है, उनका स्वभाव किस प्रकार का है, वे लोग कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, इस सब की जानकारी भी उसको होनी चाहिए। और इसके बाद उसे इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कैसी है। उसे घटनास्थल का ज्ञान पूरा होना चाहिए। तो दूसरा जो चरण है इसका, वो ये कि अध्ययन क्षेत्र की इकाइयों के बारे में, अध्ययन समूह की सामान्य विशेषताओं के बारे में, अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में अवलोकनकर्ता को पूर्व में ही जानकारी कर लेनी चाहिए और करनी पड़ती है, तभी अवलोकन सफल होता है। अवलोकन की प्रक्रिया का जो तीसरा चरण है, उसमें है सभी चीजों के बारे में उसे विस्तृत रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। जैसे उपकल्पना, परिकल्पना अथवा प्राकल्पना के अनुसार अवलोकन हेतु तथ्यों का निर्धारण। इसके बारे में उसे पूरी व्यापक रूपरेखा उसे तैयार करनी चाहिए कि उसे जो उसने जिस प्राकल्पना को वो लेकर चल रहा है, जिस प्राकल्पना को लेकर वह अवलोकन करने के लिए निकला है, अध्ययन करने के लिए निकला है, तो कितने तथ्य, कितने लोगों से उस तथ्य प्राप्त करने हैं। फिर आवश्यकता अनुसार नियंत्रण की विधियां और परिस्थितियों का निर्धारण, और अवलोकन में उसके सहयोगी कार्यकर्ता कौन कौन होंगे, और साथ ही उन कार्यकर्ताओं की अवलोकन के दौरान, अवलोकन की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या भूमिका होगी। इन सब चीजों के बारे में उसे एक विस्तृत रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। और उसके बाद अवलोकन यंत्र। अवलोकन कार्य करने से पूर्व उपयुक्त अवलोकन यंत्रों का निर्माण करना आवश्यक होता है। जैसे कि अवलोकन निर्देशिका या डायरी। अनुसंधानकर्ता के पास एक अवलोकन ऑब्जर्वेशन गाइड होनी चाहिए, उसके पास डायरी होनी चाहिए जिसमें को महत्वपूर्ण बातें लिख सके। अवलोकित तथ्यों के लेखन के लिए उचित आकार के अवलोकन कार्ड भी वह यूज कर सकता है। ये भी टूल का काम करते हैं। कार्ड पर वो महत्वपूर्ण बातें लिख लिख के रख सकता है। अवलोकन अनुसूची एवं चार्ट सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से संकलित करने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो अवलोकन के लिए भी कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है और ये टूल्स उसे अपने साथ रखने चाहिए। अन्य चीजें हैं कुछ जो अवलोकनकर्ता अर्थात अनुसंधानकर्ता के पास होनी चाहिए, जैसे कैमरा। कई चीजें ऐसी हैं कि वो अभिव्यक्ति, शाब्दिक अभिव्यक्ति की अपेक्षा चित्र के माध्यम से, फोटो के माध्यम से ज्यादा प्रभावी होती हैं। उनको कैप्चर करने के लिए अवलोकनकर्ता के पास एक कैमरा भी होना चाहिए। टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर की सहायता से अवलोकनकर्ता सूचना दाताओं के जो महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां हैं, उनके कथन हैं, उनकी बातें हैं, उनको नोट कर सकता है, उनको टेप कर सकता है, वो रिकॉर्ड कर सकता है। मोबाइल का उसे यूज करना चाहिए। मोबाइल
से भी फोटो खींचे जा सकते हैं, लेकिन मोबाइल का महत्वपूर्ण प्रयोग इस बात के लिए है, उपयोग इस बात के लिए है कि यदि जो सूचना की इकाई है उनको पहले से वो इन्फॉर्म कर सके, फोन कॉल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से, कि वह एक समय देते हुए कि इतने बजे इस समय पर उसके पास वो पहुंचेगा और वो तैयार रहे बातचीत करने के लिए। तो इन चीजों की सहायता से भी सूचनाएं संकलित की जाती हैं। तो अवलोकन एक महत्वपूर्ण पद्धति है अनुसंधान की, सामाजिक अनुसंधान की, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। और यही कारण है कि प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान के लिए अवलोकन के महत्व को लंबे समय से स्वीकार किया जाता रहा है, क्योंकि अवलोकन के आधार पर किया गया अध्ययन, निकाले गए निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं, उनमें विश्वसनीयता का तत्व होता है, और इसलिए अपेक्षा की जाती है कि अनुसंधानकर्ताओं को अवलोकन पद्धति का प्रयोग करना चाहिए।